अच्छा, हैंड रिटन पेजेस कल। अगर कोई कस्टमर एडवांस दे तो एंट्री होती है कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। उसके बदले हमें फ्यूचर में क्या डिलीवर करनी होती हैं, चीजें। इसलिए ये लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स है या लाइबिलिटी टू पे कैश है? लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स। ओके। लोन्स फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अदर देन रिलेटेड पार्टीज। बैंक्स के लोन अलग शो करने, लोन्स फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अदर देन रिलेटेड पार्टीज, जानने वालों के लोन यहां शो नहीं करने, वो अलग पॉइंट 4 में। लोन फ्रॉम एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज इंक्लूडिंग स्पॉन्सर जिन्होंने कारोबार शुरू किया, एंड डायरेक्टर्स अलोंग विद द पर्पस, क्यों लोन लिया, एंड यूटिलाइजेशन और कहां इस्तेमाल किया। तो मुझे बता दें अब लोन कितनी कैटेगरीज में आएंगे, 2 कैटेगरीज में। नंबर 1 बैंक्स के लोन्स अलग आएंगे नजर, जो बैंक से लिया हुआ है, और जो डायरेक्टर्स वगैरह से लिया हुआ है या अपनी सब्सिडरी से, अपनी होल्डिंग कंपनी से या अपनी जो है वो पेरेंट कंपनी से लिया हुआ है, वो अलग नजर आएगा। पॉइंट 5 लोन्स एंड एडवांसेस शैल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। कौन से लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी दी हुई है, कौन से के अगेंस्ट नहीं दी हुई। इसका डिस्क्लोजर बड़ा आसान होता है, जहां आपने लोन लिखना ना, लोन आगे डैश लिख देने सिक्योर्ड या डैश अनसिक्योर्ड। In respect of security deposit payable following shall be disclosed। ये कल पढ़ा था लेकिन मैं रिवाइज कराऊंगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपका कारोबार है चीजें बेचने का, लेकिन आपको यकीन नहीं आता कस्टमर उधार वापस करेगा, तो आप थोड़ी सिक्योरिटी रख लेते हैं। सिक्योरिटी आप किस किस बदले में रखते हैं? हो सकता है आपने उसको चीजें बेचनी हो सकता है आपने उसको सर्विसेज देनी हो। अब आपने अलग अलग बताना है कितने पैसे चीजें बेचने के बदले सिक्योरिटी के मद में रखे, कितने पैसे सर्विसेज देने के बदले सिक्योरिटी की मद में रखे। बाइफर्केशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड और सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इनटू अमाउंट्स यूटिलाइजेबल फॉर कंपनी बिजनेस एंड अदर्स। उनमें से कितने पैसे आपने कंपनी के बिजनेस में इस्तेमाल करने हैं और कितने पैसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चैरिटी वगैरह दे दी। अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, ऊपर लिखा होता यूटिलाइजेबल, पैसे कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइजेबल। इधर लिखा हुआ यूटिलाइज्ड, उसमें से कितने इस्तेमाल कर लिए। अमाउंट्स यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस, उसमें से कितने पैसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि हैं तो असल में अमानत फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट। लेकिन अगर आपने किसी के पैसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने हैं, सिक्योरिटी के तौर पर रखे हुए, तो एक शर्त है, it should be in accordance with the requirements of written agreement with that party, with आगे लिख लें with that party, उस पार्टी से रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए आपका। और अगली शर्त यह है कि ये पैसे कहां होने चाहिए, सेपरेट बैंक अकाउंट में। ओके, अगले पेज पे कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कहानी अधूरी है, असल कहानी इससे ब्रॉडर है। नीचे जो लिखा हुआ है ये कहानी अधूरी है, पहले पूरी कहानी लिख लें, उसके बाद नीचे वाला पढ़ लेते हैं, वो एक अधूरी सी कहानी है। पूरी कहानी लिख लें। कंटिंजेंसीज में 2 चीजें आती हैं, ऊपर ट्री बना लें, कंटिंजेंसीज के ऊपर 2 शाखें खींच लें। कंटिंजेंसीज में 2 चीजें आती हैं, कोर्ट केसेस, कोर्ट केस की लाइबिलिटी कंफर्म होती है या किसी इवेंट पे डिपेंडेंट होती है, तो कंटिंजेंट डिपेंडेंट। अच्छा, कोर्ट केसेस, बल्कि पेंडिंग कोर्ट केसेस अच्छा लफ्ज है, पेंडिंग कोर्ट केसेस और गारंटीज इशूड, गारंटीज इशूड फॉर अदर्स, गारंटीज इशूड फॉर अदर्स। सफे के टॉप पे इसकी मिसाल लिखें गारंटी इशूड की, स्टार डाल के। our employee or our subsidiary company, our employee or our subsidiary company may need loan
may need loan from bank. We may become guarantor. We may become guarantor. हम गारंटर बन सकते हैं जी, मतलब बताएं, बात बड़ी वाज़ेह है। मैं पीटीसीएल हूं, मैंने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं। यूफोन मुस्लिम कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने गया, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने कहा मैं नहीं देता लोन। भाई यूफोन ने कहा कि अगर आपको पीटीसीएल की गारंटी लेके दे दूं, तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने कहा ठीक है फिर लोन दे देता हूं। अब बता दें इस बात का क्या मतलब है कि हमने क्या दी हुई है, गारंटी, और एक लायबिलिटी हमारे ऊपर आ सकती है, अभी आई नहीं है, आ सकती है। क्या? अगर वो लोन में डिफॉल्ट कर दे तो फिर हमें पे करना पड़ेगा, तो हम गारंटर बने हुए इस केस के अंदर। तो ये लायबिलिटी कंफर्म है या कॉन्टिंजेंट है? कॉन्टिंजेंट क्या होता है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किस पे? फ्यूचर पे। पता नहीं फ्यूचर में क्या हो। तो कंटिंजेंसीज की कितनी मिसालें हो गई? 2। कोर्ट केसेस जो पेंडिंग है, और दूसरा हम किसी के क्या बने हुए हैं, गारंटर। इन दोनों सूरतों में हमें लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है। कमिटमेंट बताएं जी, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है उर्दू में? कमिटमेंट, कमिट का मतलब होता है आपने वादा कर लिया, कमिट कर लिया। आई कमिट, मैं आपसे कमिट करता हूं कि मैं आपको जो है फलां चीज प्रोवाइड करूंगा। एक मिसाल दे रहा हूं, कमिटमेंट होता है वादा करना। अच्छा, 28 दिसंबर को 10 करोड़ का प्लांट खरीदने का एग्रीमेंट हो गया, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अभी खरीदा नहीं। तो ये डिस्क्लोजर इतना मेजर डिस्क्लोजर है कि अगर आप नहीं देंगे तो यूजर का डिसीजन इफेक्ट हो सकता है। तो यूजर को बताएं हमने प्लांट खरीदने का मुआहदा कर लिया है, लेकिन जनरल एंट्री इसलिए नहीं कर सके एसेट डेबिट कैश क्रेडिट क्योंकि खरीदा ही नहीं। एसेट डेबिट पेबल क्रेडिट एंट्री भी नहीं कर सकते क्योंकि खरीदा ही नहीं। अभी तो सिर्फ मुआहदा किया है उसने, क्या प्लांट के ऊपर थोड़ा बहुत काम मैंने करना है, वो करके आपको जो फरवरी मार्च तक अगले साल इंशाल्लाह डिलीवर कर दूंगा। ना पैसे दिए, 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया, एसेट भी नहीं आया, सिर्फ मुआहदा हुआ है। इट इज कॉल्ड एज कमिटमेंट। तो कमिटमेंट के बारे में लिखें, इट इज जनरली फॉर, ये सारी बातें नहीं असल में नीचे लिखी हुई इसलिए लिखवानी पड़ी है। इट इज जनरली फॉर capital expenditure. It is generally for capital expenditure purchase agreements. It is generally for capital expenditure purchase agreements. Capital expenditure के खरीदने के मुआहदे का ये होता है। अच्छा, इसने बिल्कुल अधूरी बात की है, नीचे सिर्फ कोर्ट केसेस की बात की है, अधूरी बात पढ़ लेते हैं अब। इन डिस्क्राइबिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, मिसाल के तौर पे आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, एम्प्लॉयज ने केस कर दिया आपके खिलाफ। इन डिस्क्राइबिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अंडर एनी कोर्ट, एजेंसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी, देन डिस्क्लोज नेम ऑफ कोर्ट, किस कोर्ट में केस चल रहा है। लाहौर वाले कोर्ट में केस चल रहा है जहां इमरान, अच्छा जी, नेम ऑफ कोर्ट, एजेंसी और अथॉरिटी इन विच द प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, द डेट इंस्टीट्यूटेड, केस किस दिन शुरू हुआ था, द प्रिंसिपल पार्टीज देयर टू, कौन कौन केस में पार्टी है, किसने किसके खिलाफ केस किया है, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस, और इस वक्त जज साहब ने अभी तक क्या कहा है या अभी तक पेंडिंग ही है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड द रिलीफ सॉट, और अगर आपके हक में फैसला आ गया तो क्या फैसला आया, रिलीफ सॉट, बेनिफिट रिसीव्ड, रिलीफ सॉट मतलब बेनिफिट रिसीव्ड। जी, रेफर हाईटेक क्वेश्चन 8 पास पेपर लास्ट 2 एडजस्टमेंट्स निकालेंगे। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट कैसे बनेगा निकालें। पेज नंबर 474।
भाई बुक शॉप से शॉप ले, वो ले आओ किताब, ला के दो मुझे किताब। पेज 474, पॉइंट नंबर 4। ऑन 18 जनवरी 2014, साल खत्म होने के 18 दिन बाद, अ कस्टमर लॉस्ट अ क्लेम ऑफ 10 मिलियन। कस्टमर ने कितना दावा किया? 10 मिलियन का, फॉर गुड्स डिलीवर्ड इन नवंबर 13, जो कि चीजें हमारे साल में हमने उसे डिलीवर की थी, बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू द एग्रीड स्पेसिफिकेशन। कहते तुम्हें कहा था ये रॉ मटेरियल देना, तुमने उस रॉ मटेरियल के अंदर जो है वो ईंटें डाल के दे दी हैं, मैंने डब्बे खोले, ईंटें निकली हैं। बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू एग्रीड स्पेसिफिकेशन। हमारे लीगल काउंसिल, हमारे लॉयर का ख्याल है बिट, हमारे लॉयर का ख्याल है that HL would be liable to pay approximately 3 million to settle the claim। हमारे लॉयर का ख्याल है कि 3 मिलियन देने पड़ेंगे क्लेम सेटल करने के लिए। इसकी जनरल एंट्री क्या होनी है ये तो IAS 37 में हम डिस्कस करेंगे कि जनरल एंट्री क्या होनी है, इसको छोड़ें। अभी बताएं ये कॉन्टिंजेंसी है या कमिटमेंट है? कॉन्टिंजेंसी है। ये कोर्ट केस है जिसके पैसे देने पड़ सकते हैं। किस इवेंट पे कॉन्टिंजेंट है? जज का फैसला। किस इवेंट पे कॉन्टिंजेंट है? जज का फैसला। जज पता नहीं क्या फैसला करे। लॉयर का क्या अंदाजा है कितने पैसे देने पड़ेंगे? 3 मिलियन। अब आपने कुछ नहीं करना, एज इट इज इस इंग्लिश को लिखना है, पकड़ना है और पकड़ के जाके सोल्यूशन में लिख देना है। इसको कहते हैं कॉन्टिंजेंसीज का नोट। अभी सोल्यूशन में मैं जाऊंगा। अगला पढ़ें। एज एट 31 दिसंबर 13 को आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर या रिसीव्ड परचेज ऑर्डर? आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर, ऑर्डर है अभी, और ऑर्डर अभी डिलीवर नहीं हुआ। ऑर्डर जब तक डिलीवर नहीं होता उसे क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग या रिसीव्ड? आउटस्टैंडिंग मींस पेंडिंग। पेंडिंग परचेज ऑर्डर की एंट्री बता दें। इंट्रो के बच्चे से पूछिएगा, पेंडिंग परचेज ऑर्डर, चीजों के ऑर्डर कर दिए आई नहीं, क्या एंट्री होगी? नहीं, इन ट्रांजिट क्यों? इन ट्रांजिट तो तब हो जब उसने टाइटल आपको ट्रांसफर कर दिया, उसी वक्त टाइटल ट्रांसफर होता है। तो पेंडिंग परचेज ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती। पेंडिंग परचेज ऑर्डर हैज नो जर्नल एंट्री। पेंडिंग परचेज ऑर्डर की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती अनलेस के चीजों का टाइटल आपके नाम ट्रांसफर हो जाए, वो और बात है। हैज कंफर्म परचेज ऑर्डर, कंफर्म भी होता ना तो इसका मतलब है अभी परचेज ऑर्डर हुआ है, अभी चीजें नहीं आई। आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर मींस ऑर्डर कर दिए मैं, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई जी, जनरल एंट्री बनती है। अच्छा, एंड एग्रीमेंट्स और मुआहिदे भी हुए हुए हैं हमारे, कुछ परचेज ऑर्डर दिए हुए हैं। और अच्छा, ऑर्डर में आमतौर पे प्रॉपर मुआहिदा नहीं होता, लेकिन एग्रीमेंट में मुआहिदे तक बात पहुंच जाती है, दोनों पार्टी साइन भी कर देती हैं। परचेज ऑर्डर फोन पे भी आप लिखवा सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट थोड़ा उससे भी आगे की बात है। एंड एग्रीमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंटेड टू 65 मिलियन। जी, दो बातें हैं। कहते हैं हमने परचेज ऑर्डर किए हुए हैं, अभी रिसीव नहीं हुए, और हमने मुआहिदे भी कर लिए हुए हैं कुछ फिक्स एसेट्स के, लेकिन अभी वो मुआहिदे की हद तक ही है। अब क्या करना है? आगे लिखें, नो जर्नल एंट्री। No journal entry. Why? Because the order is outstanding. Because the order is outstanding. अच्छा जी, अब क्या करना है? सिर्फ इसका डिस्क्लोजर देना। चलें जी, निकालें सोल्यूशन। डिस्क्लोजर इसके पढ़ लें। पेज नंबर 1496। जी, पेज 497, कंटिंजेंसीज और कमिटमेंट्स। अब मैं इसको क्या पढ़ाऊं? एज इट इज सवाल की इंग्लिश लिखी हुई है। 1.1 नोट है कंटिंजेंसीज एंड 1.2 नोट है कमिटमेंट्स। कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट। ओके, लुक वेयर यू आर इन अ ब्रॉडर पिक्चर। अब ब्रॉडर पिक्चर में इस वक्त कहां पे खड़े हैं? कल वाले नोट्स निकालें, परसों वाले।
जी मोहतरम, हमारे जो डिस्क्लोजर्स हैं फाइनल अकाउंट में, डेटर ऑफ थ्री टाइप्स, इधर अटेंटिव रहें, डेटर ऑफ थ्री टाइप्स, जनरल रिक्वायरमेंट्स एज टू बैलेंस शीट एंड रिक्वायरमेंट्स एज टू प्रॉफिट एंड लॉस। जी परसों वाले नोट्स जो हैं उनके अंदर देखें पेज नंबर 2, यानी कि जो लेक्चर 11 है, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे कौन सी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं? जनरल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। पेज नंबर 2 पे कौन सी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं? जनरल, ना बैलेंस शीट से रिलेट करती हैं, ना प्रॉफिट एंड, ना बैलेंस शीट के अंदर उनका रेफरेंस आएगा किसी सब नोट के तौर पे, ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसका आएगा किसी सब नोट के अंदर, ना बैलेंस शीट के अंदर उसका सब नोट आएगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बल्कि अलग ही नोट्स की कोई नंबरिंग आ रही होगी जिसका ताल्लुक ना बैलेंस शीट में होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। बैलेंस शीट के नोट्स का रेफरेंस बैलेंस शीट पे होगा। जैसे पीपीई का नोट है तो बैलेंस शीट पे लिखा होगा पीपीई के साथ नोट 7। लेकिन इसके साथ आगे चलें, अगर कुछ ऐसी जनरल रिक्वायरमेंट्स हुई तो जनरल रिक्वायरमेंट्स, तो उसके लिए जरूरी नहीं नोट का रेफरेंस हो। हाँ, जनरल रिक्वायरमेंट्स में भी खींचतान के आजकल लोग नोट का रेफरेंस दे देते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट्स में भी आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खींचतान के नोट का रेफरेंस दे देते हैं। एक दो मिसालों की बात कर लेता हूं। एक है पेनल्टी, आप खींचतान के उसको प्रॉफिट एंड लॉस से लिंक कर दे कि एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर इतनी पेनल्टी पड़ी हुई है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ठीक है, पॉइंट्स को लिंक करना चाहिए ना बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस से, कर सकते हैं खींचतान के। लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं सफे के टॉप पे, वो कहां लिंक करेंगे? तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से नोट आ रहा होगा जिसका ना बैलेंस शीट से कोई लिंक होगा ना, क्योंकि ये जनरल है। लेकिन ये जो लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्हें भी आप खींचतान के लिंक कर सकते हैं। बताएं कहां से? आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, क्या एंट्री होगी? मैंने बताई थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट। ये इन्वेस्टमेंट्स कहां नजर आ रही होंगी? तो खींचतान के इस जनरल इंफॉर्मेशन को बैलेंस शीट में डाला जा सकता है। हाँ, तो जनरल इंफॉर्मेशन भी कुछ ऐसी है जिसको आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खींचतान के बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में ही डाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर फिट ना हो तो जनरल रिक्वायरमेंट्स अलग नोट के नंबर के तौर पे आती हैं। तो अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी आंखों के सामने गुजरी जिसमें भाई इधर देखना यार, इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, जिसमें बैलेंस शीट के 8 नोट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 6 नोट हैं, 8 × 6 हो गए 14 नोट्स थे, 1 2 3 4 14 नोट्स हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 नोट नीचे और दिए हुए थे। आपने कहा ये कौन से हैं? तो उसमें आपको जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है कंपनी के एम्प्लॉयज के नाम नंबर में वो मिल जाएंगे, कितने नंबर हैं कंपनी के एम्प्लॉयज, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास हैं, हमारा ऑफिस किस जगह पे है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो वहां पे आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ कम ऑन हियर, बैलेंस शीट, पेज नंबर 3, उसी लेक्चर का, परसों वाले लेक्चर का, लेक्चर 11, पेज 3। पेज 3 की ब्रॉड हेडिंग पढ़ें, 4 की, रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज होती हैं। अच्छा, इसमें एक हमने पढ़ा था अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये मुझे लगा था शायद एक दो लोगों को समझ नहीं आया था, उसके चेहरा बना हुआ था। अनपेड डिविडेंड होता है आपने अनाउंस कर दिया, अभी एक बंदे को भी नहीं दिया, यानी आपने अनाउंस कर दिए लेकिन अभी चेक बांटने शुरू नहीं किए। अनक्लेम्ड क्या है? अनाउंस कर दिए, चेक भी इशू होना शुरू हो गए हैं, 2-3 लोग अभी तक चेक लेके तो उन्होंने क्लेम ही नहीं किया। अनपेड है, किसी को नहीं दिया, अनपेड है, किसी को नहीं बांटा। और अनक्लेम्ड क्या है? बांट दिए लेकिन कुछ लोग अभी नहीं आए। अच्छा, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स। इसकी एंट्री क्या होती है? फिक्स्ड एसेट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। उसके बाद क्या आती हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या, इसका क्या मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? हमने किसी के शेयर खरीदे हुए हैं, इन्हें क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसकी एंट्री क्या लिखवाई थी? इन्वेस्टमेंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। लॉन्ग टर्म लोन्स, ये लिए हुए हैं या दिए हुए हैं? हाँ, तो इन तीनों को मैंने कहा था एक बॉक्स लगा के, ये सारे अभी एसेट्स चल रहे हैं और ये तीनों एनसीए हैं, तीनों नॉन करंट एसेट्स हैं।
यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई थी, फिर अगली क्लास शुरू हुई थी। अगली क्लास में आकर देखें लेक्चर 12, नॉन करंट एसेट्स खत्म हो गए थे। हमने कौन से एसेट्स शुरू कर दिए थे? बोले करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में अलग अलग डिस्क्लोजर आ रहे थे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या शुरू कर दिया था हमने? उसके बाद हमने शुरू कर दिया था शेयर, नहीं अभी नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं, अभी इक्विटी की तरफ आना है। बैलेंस शीट में इक्विटी होगी। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स कौन कौन से हैं? शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व। लेकिन इसमें रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व को कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व। इसके बाद क्या हमने शुरू की थी? नॉन करंट, और इन द एंड हमने क्या डिस्कस की थी? करंट लायबिलिटीज। अच्छा, और सबसे आखिर में क्या आ रहा था? कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। कॉन्टिंजेंसीज में कितनी चीजें आती हैं? 2 चीजें। नंबर 1 कोर्ट केसेस, एंड नंबर 2 आपने गारंटीज दी हुई है, किसी ने लोन लिया हुआ है, आपने गारंटीज दी हुई है। ओके, चलें जी। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस के नोट। वो अगर कोई मुझे किताब का सफा नंबर लिखवा दे तो मुनासिब है। प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स वो एक दिन आपको करवा दिए थे। क्या सफा है? 375। किताब का सफा 375 है। प्रॉफिट एंड लॉस के नोट आपको कराए जा चुके हैं। जी, आज वाले नोट्स निकाल लें, बांटें। पिछले नोट्स खुले रखें। जी, पेजेस ना मिले हों आज वाले हाथ खड़ा कर दें ऊंची से। जी, आज वाले पेजेस की तरफ आ जाएं। नंबर 1, एक्सप्लेन कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स नोट विच वाज गिवन इन प्रीवियस क्लास। वो हमने किया था। चलें भी वेट कर लें 1-2 मिनट, जरा बच्चे आ जाएं। पेज नंबर 3 निकालें आज वाले नोट्स का। पेज नंबर 3 निकालें आज वाले नोट्स का। पेज नंबर 3 निकाल के और कुछ नहीं होगा, कम से कम ये फायदा हो जाएगा कि आप हफ्ते और इतवार को ये डिस्क्लोजर्स अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे और आप फिक्रमंद हो जाएंगे। पेज नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 3, विद रिगार्ड टू लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर को लोन और एडवांस दें, टू या फ्रॉम, डायरेक्टर को दिया या डायरेक्टर से लिया, तो लिखें रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। विद रिगार्ड टू लोन एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को लोन दिया। A company is required to disclose whether the loans have been made in compliance with company law. कंपनी के लिए यह जरूरी है बताना कि कंपनी लॉ के रूल्स के मुताबिक लोन दिया था। The above disclosure is required by 4th schedule, by 5th schedule, by both A and B, neither A and B। जी, अब आप हजरात जाएं और जाकर पहले मुझे बताएं डिस्क्लोजर्स में एसेट्स में जाना है, लाइबिलिटीज में। आपको पता है आज ही मैंने पढ़ाया लाइबिलिटीज में डायरेक्टर से लोन ले भी सकते हैं,
लेकिन अभी देने वाली साइड पे जाना है, क्योंकि क्या लिखा हुआ था, लोन्स टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं जी। कौन से वाले नोट्स खोलेंगे, कल वाले खोलेंगे, परसों वाले, परसों वाले, परसों वाले नोट्स खोलें, और परसों वाले नोट्स खोल के कौन सा वाला डिस्क्लोजर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें कौन सा वाला पैरा, पहला पैरा, पहले पैरे के अंदर कौन सा वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 1 में देखें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज नॉट इन 5th शेड्यूल, ये पॉइंट 5th शेड्यूल में नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट, बाकी पॉइंट इस सफे वाले 5th 4th दोनों में है। अब कितने लोग फिक्रमंद हो गए हैं कि ये वीकेंड में पढ़ने हैं सारे डिस्क्लोजर्स जाके, अब फिक्रमंद हुए हैं, अब फिक्रमंद हुए हैं, वरना एमसीक्यूज में मुफ्त के नंबर लूज होंगे। पॉइंट 4, एमसीक्यू नंबर 4 आ जाए, इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी फॉलोइंग शेल बी, इशूड शेयर कैपिटल कौन से वाले नोट्स में जाएंगे, इशूड शेयर कैपिटल कल वाले, एक मिनट ना जाएं। पॉइंट 1 ज़हन में रखें, अभी पढ़ें क्या क्या डिस्क्लोज करना है। शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन पेड इन कैश, ये तो करना है। शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी करना है। शेयर अलॉटेड एज बोनस शेयर भी, ट्रेजरी शेयर, अगर एक 5वीं कोई चीज लिखी होती तो वो नो कर देते हम, ठीक है। तो अब आंसर क्या बनेगा, नहीं 1 2 3 4 नहीं बनेगा, डी बनेगा 1 2। अब ये बड़े हो जाए थोड़ा सा, ये चीजें समझे क्या नीचे लिखा हुआ है। नीचे ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, ए बी सी डी, डी में क्या 1 2 4 सारे लगेंगे। ओके चलें जी, मैंने आपको बताया था 3 शेड्यूल हैं, 4th और 5th। एक शेड्यूल है 3rd, वो बताता है कि किस कंपनी पे 4th शेड्यूल लगना है, किस पे लगना है 5th शेड्यूल। वो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 2 पे। अच्छा, लॉ मेकर की नजर में कंपनीज ये वाली हैं, लिस्टेड, नॉन लिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट। प्राइवेट में तो ऑप्शन नहीं हो सकते ना, लिस्टेड तो हमेशा पब्लिक ही होगी, नॉन लिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट। और फॉरेन कंपनी, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लॉ मेकर की नजर में ये कंपनीज हैं, कितनी हो गई जी 5, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक, नॉन लिस्टेड पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन कंपनी और एनपीओज। अब इन सब को हमने 3 कैटेगरीज में गिराना है। इन सब को या तो इनका बिजनेस लार्ज स्केल कंपनी का होगा, या इनका बिजनेस मीडियम स्केल कंपनी का होगा, या इनका बिजनेस स्मॉल साइज्ड कंपनी का होगा। या लार्ज स्केल कंपनी का होगा, या मीडियम साइज्ड कंपनी का होगा, लार्ज साइज कंपनी, मीडियम साइज कंपनी और स्मॉल साइज कंपनी। इन कैटेगरीज के अंदर हमने इनको फॉल कराना है। ओके लेट्स स्टार्ट। लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती। एक और कैटेगरी इसने बनाई है, उसका नाम रखा है पीआईसी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, यानी पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट है, तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, ये हमेशा पीआईसी में गिरेगी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। ओके, जो नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसमें 3 चीजें डिसाइड करके देखेंगे कि ये लार्ज है या मीडियम है। नॉन लिस्टेड कंपनी में 3 चीजें डिसाइड करके देखेंगे ये लार्ज है या मीडियम है। नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी नहीं है, नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि इसका पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक इसने लिस्टिंग ही नहीं कराई, तो पब्लिक ने पैसे ही नहीं डाला हुआ, तो इसलिए इसको पीआईसी नहीं कहना। अच्छा, नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी किस बेस पे डिसाइड होगी कि ये बड़ी है या दरमियानी है या छोटी है?
उसके लिए 3 क्राइटेरिया है, सेल का, कैपिटल का और एम्प्लॉइज का। सेल का, कैपिटल का और एम्प्लॉइज का। आपने नोट से नहीं देखना, मैं सिर्फ नोट से अपने लिए देख रहा हूं। कैपिटल 200, सेल 1 बिलियन, एम्प्लॉइज 750। अगर इन तीनों में से एक चीज भी क्रॉस कर जाए लिमिट, तो इस कंपनी का नाम बन जाएगा लार्ज साइज कंपनी। क्या नाम बन जाएगा? लार्ज साइज कंपनी। एक कंपनी है, कहती है जी मेरा कैपिटल भी 200 मिलियन से ज्यादा है, मेरी सेल भी 1 बिलियन से ज्यादा है, मेरे एम्प्लॉइज भी 800 हैं। भाई तुम तो लार्ज कंपनी हो। एक कंपनी कहती है मेरा कैपिटल 180 है, सेल 1 बिलियन से कम है और एम्प्लॉइज मेरे 752 है। तुम भी लार्ज हो, क्योंकि मैंने क्या कहा है, इन तीनों के दरमियान क्या लगा हुआ है? एंड नहीं लगा हुआ, और लगा हुआ है। कैपिटल 200 से ज्यादा हो या, समझे, कैपिटल 200 से ज्यादा हो या सेल 1 बिलियन से ज्यादा हो या एम्प्लॉइज 750 से, आप बड़ा कॉन्फिडेंटली कहें मेरी कंपनी क्या है। तीनों का ज्यादा होना जरूरी है या तीनों में से एक का भी? अब देखिए ना, सेल अगर 1 बिलियन से ज्यादा है तो बस अब काफी है, आप लार्ज कंपनी है। चाहे आपके एम्प्लॉइज 15 हैं, आप लार्ज कंपनी है, क्योंकि सेल इतनी ज्यादा है। तीनों में से एक लिमिट भी क्रॉस कर जाए तो इट विल बिकम अ लार्ज साइज कंपनी। इट्स ओवर। अब क्या रूल बनेगा? मीडियम साइज कंपनी कौन सी है? कोई ऐसी भी कंपनी होगी ना जिसकी चीजें कम हो, कोई ऐसी भी कंपनी होगी जिसकी तीनों कम हो, तीनों कम हो। अच्छा, कैपिटल 200, सेल 1 बिलियन और एम्प्लॉइज 750 से कम हो। इधर मैंने ज्यादा का लफ्ज बोला था, इधर ज्यादा का, इधर मैं लफ्ज बोल रहा हूं कम का। कैपिटल 200 से कम हो और सेल 1 बिलियन से कम हो और एम्प्लॉइज भी 750 से कम हो, तीनों लिमिट्स नीचे हो, दैट कंपनी विल बी कॉल्ड एज, बोले 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 बोले, मीडियम साइज। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल साइज कंपनी इन नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। क्लियर? चलें जी, इतना पढ़ा हुआ टिक करें। सफे के टॉप पे आए, पॉइंट 1, नोट नहीं करना, इधर व्हाइट बोर्ड की तस्वीर खींच लीजिएगा। सफे के टॉप पे आए, नोट 1, कौन सी कंपनीज? नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। इसमें कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। पॉइंट ए, पॉइंट ए। आपने आखिरी 2 कॉलम छोड़ देने हैं अभी। पॉइंट ए, पॉइंट ए टिक कर लें। 1 का ए हमने पढ़ लिया, 1 का ए हमने पढ़ लिया, 1 का ए टिक कर लें। 2 के ए में आए, 2 के ए में अब मैं कौन सी कंपनी पढ़ाने लगा हूं? लार्ज साइज कंपनी। कौन सी है ये? नॉन लिस्टेड। 200 का सरमाया, सेल, एम्प्लॉइज, तीनों के दरमियान क्या लगा हुआ है? और तीनों में से एक चीज भी बढ़ जाए तो ये कंपनी क्या बन जाएगी? लार्ज साइज कंपनी। अच्छा जी, अब आए मीडियम साइज में। मीडियम साइज में कहां ढूंढे जरा? मीडियम साइज 3 का ए, 3 का ए, नॉन लिस्टेड कंपनी विद कैपिटल लेस देन, सेल लेस देन 1 बिलियन एंड एम्प्लॉइज लेस देन। एंड का क्या मतलब है? तीनों बिलोंग हो। उर्दू में लिख सकते हैं आप, तीनों बिलोंग हो, तीनों बिलोंग हो। और ऊपर 2A में जाके लिख लें, तीनों में से एक भी हाई हो। 3A में लिख लें तीनों बिलो हो और 2A में लिख लें तीनों में से एक भी हाई हो। जी, अब किस कंपनी की तरफ मूव करें? नहीं, अब ये स्मॉल साइज नहीं होती, ये स्मॉल साइज नहीं होती जी। अब किसकी तरफ मूव करें? प्राइवेट कंपनी की तरफ। अच्छा जी, प्राइवेट कंपनी, कैपिटल 200, सेल, आपने नहीं देखा नीचे से, सेल 1 बिलियन और एम्प्लॉइज
से ज्यादा, तो ये बन जाएगी कौन सी कंपनी? लार्ज साइज कंपनी। ओके, तीनों में से कोई एक चीज भी क्रॉस कर जाए तो ये लार्ज साइज कंपनी बन जाएगी। अभी मैं नोट्स से लिंक करवाऊंगा, मैं नहीं करवा रहा अभी। नेक्स्ट, कैपिटल 10 से 200, कैपिटल 10 से 200, सेल 100 मिलियन से 1 बिलियन। कल मैंने बताया था 1 बिलियन 1000 मिलियन होता है, 100 मिलियन से 1 बिलियन। और एम्प्लॉइज 250 से 750, इस रेंज के अंदर फॉल कर रहे हो, इस रेंज के अंदर फॉल कर रहे हो, इस कंपनी को क्या कहेंगे? मीडियम साइज कंपनी। आखिरी खुद ही बता दें, कैपिटल 10 से कम, सेल 100 से कम, और एम्प्लॉइज 250 से कम, इसको स्मॉल साइज कंपनी। ओके, तो इसमें एक लिमिट्स आई ना बिटवीन वाली, अगर बिटवीन वाली लिमिट आई तो ये हायर बॉर्डर है और ये लोअर बॉर्डर है। ये देखें 200 और 10 इधर जा रहा है, दरमियान वाली इधर आ जाएंगी। 1 बिलियन 1 बिलियन, 100 100, 250 नीचे जा रहे हैं, 750 ऊपर जा रहा है। पढ़ें 3 के बी में आए, 3 के बी में, 3 के बी में कैपिटल 10 से 200, 10 से 200, सेल 100 से 1, एम्प्लॉइज 250 से 750। क्या लिखा हुआ है ऊपर पॉइंट 3 में हेडिंग? ये कौन सी है? मीडियम साइज कंपनी। ओके, इधर आ जाएं, स्मॉल स्केल, सफे के एंड पे 4 4 4, प्राइवेट कंपनी, कैपिटल अप टू 10, 10 से कम, अप टू 10, सेल अप टू 100, और एम्प्लॉइज अप टू, तीनों बिलो होना जरूरी है, एंड लिखा हुआ है, तीनों बिलो होना जरूरी है। अच्छा, ये ना इसके बारे में थोड़ा लॉ साइलेंट है, लेकिन साइलेंट नहीं है, इसके बारे में लॉ बड़ा वाज़ेह है। इस पे 2A लगता है, इस पे 2A लगता है। कैसे? 2A में तो क्या लिखा हुआ है? नॉन लिस्टेड, लेकिन भाई नॉन लिस्टेड लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। नॉन लिस्टेड तो प्राइवेट भी होती है, बड़े एहतियात से चला है वो। नीचे आके देखें 3A में उसने नॉन लिस्टेड पब्लिक लिखा हुआ है, 3A में उसने नॉन लिस्टेड पब्लिक लिखा हुआ है, 3A में नॉन लिस्टेड पब्लिक लिखा हुआ है। लॉ बड़ा मुश्किल तरीके से बना है, इसलिए आप ऐसा कर दें, आप लॉ की बारीकियों में मत जाएं। आप 2A में आए, 2A में लिखें नॉन लिस्टेड कंपनी, ब्रैकेट में लिखें इट इंक्लूड्स बोथ। 2A में आए, आप लॉ की बारीकियों में जाएंगे ऐसे टाइम लग जाएगा समझाने में, तो अपने लिए आसानी कर लें। इट इंक्लूड्स नॉन लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड पब्लिक, एज वेल एज लिखें प्राइवेट, बस प्राइवेट असल में होती ही नॉन लिस्टेड है। इट इंक्लूड्स नॉन लिस्टेड पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी। आप बता दें प्राइवेट कंपनीज के लिए कितने टेबल हो गए? 3, 1 2 3, प्राइवेट कंपनीज के लिए 3 हो गए, और नॉन लिस्टेड पब्लिक के लिए 2। ओके, अगली कौन सी? हाँ जी, पॉइंट नंबर इसमें है फॉरेन कंपनी में। फॉरेन कंपनी में आके मुझे बताएं कौन सा पॉइंट है ढूंढने। 2 का बी है, 2 का बी और 3 का सी, जो होते जा रहे हैं वो टिक कर रहे हैं आप। अच्छा, 2 का बी फॉरेन कंपनी के लिए सिर्फ सेल है, बस फॉरेन कंपनी के लिए सिर्फ सेल क्राइटेरिया है। 2 का ए, अगर सेल 1 बिलियन से, तो फॉरेन कंपनी कौन सी है? लार्ज साइज। नीचे आए, अगर फॉरेन कंपनी की सेल 1 बिलियन से ज्यादा है तो बोले लार्ज साइज, मीडियम साइज। अगर सेल 1 बिलियन से ज्यादा है तो लार्ज, 1 बिलियन से कम है तो
मीडियम साइज क्या चीज 1 बिलियन उसने ऊपर लिखा होगा ना 1 बिलियन और मोर 2B में आए 2B में आके इंग्लिश पढ़े 1 बिलियन और मोर तो 1 बिलियन किस में आएगा लार्ज में ओके नेक्स्ट 2 का C टिक कर लें और 2 का D 2 का C और 2 का D 3 का D 2 का C और 3 का D 2 का C और 3 का D नॉन लिस्टेड कंपनी लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 42 भाई सेक्शन 42 सेक्शन 45 लिख लें ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है ये सेक्शन खोलने की जरूरत नहीं है कंपनी लॉ खोला हो सेक्शन खोलने हो घर जाके ये काम नहीं करना आपने नॉन लिस्टेड कंपनी लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 42 एंड 45 ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज वगैरह जो होती हैं जिसे आप कहते हैं अच्छा हैविंग एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है नॉन प्रॉफिट इदारों का ब्रैकेट में जरा बताएं ग्रांट्स इनकम सब्सिडीज डोनेशंस इंक्लूडिंग अदर इनकम रेवेन्यू ऑफ 200 मिलियन और अगर 200 मिलियन या उससे ज्यादा है तो लार्ज और नीचे आए पॉइंट डी में 3 के डी में अगर 200 या उससे 200 से कम है तो मीडियम इसमें भी स्मॉल का तस्वुर नहीं है क्या रह गया बस एक रह गया क्या रह गया 1 का बी अच्छा एक चीज बता दें इसमें कितने स्लैब्स हैं कोई स्लैब नहीं इन सारी कंपनीज को ना लार्ज कहने ना स्मॉल ना मीडियम क्या कहने पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी इसमें कितने स्लैब्स हैं इसमें 2 स्लैब्स हैं इसमें 2 स्लैब्स हैं इसमें 1 बिलियन की सेल है इसमें 200 मिलियन इसमें 200 मिलियन ओके नाउ कम ऑन 1 का बी नॉन लिस्टेड कंपनीज की 5 किस्में हैं जिनके लिख लें इनके स्पेशल बिजनेस है नॉर्मल बिजनेस नहीं है सेल ऑफ गुड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज नहीं ये 1 के बी में आए नॉन लिस्टेड कंपनीज लिखें स्पेशल बिजनेस हैं ये स्पेशल बिजनेस 5 क्या है ये आपके स्कोप से बाहर है इसको मैं बस ऐसे ही पढ़ देता हूं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 5 किस्म के बिजनेसेस ऐसे हैं जिनसे आपको कंसर्न नहीं पब्लिक सेक्टर कंपनीज ये गवर्नमेंट ने कोई बनाई होती हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज ये गवर्नमेंट ने कोई बनाई होती हैं अपनी कंपनीज पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज और सिमिलर कंपनीज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज ये वापडा वगैरह जो पब्लिक सर्विसेज दे रही हैं ये कोई स्पेशल बिजनेसेस के लिए पॉइंट बना हुआ है होल्डिंग एसेट्स इन अ लॉ कैपेसिटी बैंक हमारा एसेट होल्ड कर रहा होता है कैश क्योंकि लॉ ने हुक्म दिया बैंक तुम्हारा काम है दूसरों के एसेट होल्ड करना होल्डिंग एसेट इन अ लॉ कैपेसिटी फॉर अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ आउटसाइडर्स बैंक ब्रॉडर लोगों के लिए पैसे होल्ड कर रहा होता है बैंक का काम वैसे नहीं है पैसे रखना लेकिन वो रखता है क्योंकि उसने लोन देने होते हैं लोन लेने होते हैं सच एज बैंक इंश्योरेंस कंपनी सिक्योरिटी ब्रोकर पेंशन फंड म्यूचुअल फंड पता नहीं क्या क्या चीजें हैं ये आपके स्कोप की नहीं है हैविंग सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग ऑर्डिनरी शेयर्स ये भी पता नहीं क्या चीज है होल्डिंग एसेट एक्सीडिंग सच वैल्यू ये भी पता नहीं क्या चीज है इसको आपने एज इट इज 5 पॉइंट्स को ना रट्टा मार लेना है असूल बाकी अच्छे थे बाकी जगहों पे ये पता नहीं 1 का बी आपके सिलेबस में उसने क्यों डाल दिया ओके हैविंग सेड दिस ये बात कर लेने के बाद अब अगर डिसाइड करना है किस कंपनी पे 4th लगना है किस पे 5th लगना है पहला ये था कौन सी लार्ज है कौन सी मीडियम है कौन सी स्मॉल है अगला सवाल है किस पे 4th लगना है किस पे 5th लगना है तो उसमें आसानी है सफे के टॉप पे एक जगह क्या लिखा हुआ है 4th बाकी सब जगह चलो जी खत्म हो गया एक जगह 4th लिखा है 4th किसके लिए बाकी सारी कंपनीज के लिए 5th शेड्यूल है नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन से एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनीज के लिए नॉन लिस्टेड लेकिन ऊपर ब्रॉडर हेडिंग पढ़े नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज ऊपर ब्रॉडर हेडिंग पढ़े पब्लिक इंटरेस्ट इन बैंक्स में पब्लिक का इंटरेस्ट होता है इंश्योरेंस कंपनीज में आम लोगों का इंटरेस्ट होता है पब्लिक इंटरेस्ट इन 1A और B की ब्रॉड हेडिंग है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज इनके लिए भी कौन सा स्टैंडर्ड है बड़ी कंपनीज के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है लेकिन जो नॉन प्रॉफिट इदारे हैं उनके लिए IFRS भी हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स उनके अपने लिए भी बने हुए हैं नॉन प्रॉफिट इदारों के लिए अच्छा मीडियम साइज कंपनीज के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स हैं
IFRS, और डी में भी लिख लें IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो उसने पता नहीं क्यों गलती से लॉ मेकर ने लिख दिया है। IFRS फॉर NPOs, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी IFRS ही होते हैं। IFRS फॉर NPOs, क्या चीज, इसको काट के लिखते हैं IFRS फॉर NPOs। अच्छा, ऊपर भी आप सिर्फ ये लिख दें, पॉइंट सी में ऊपर आए 2 के सी में, इधर भी लिख दें IFRS फॉर NPOs। अच्छा जी, और स्मॉल साइज कंपनीज, इसमें AFRS का लफ्ज काटें स्मॉल साइज कंपनी में, ये कोई लफ्ज नहीं है, और ये लिखा हुआ है रिवाइज्ड IFRS फॉर SSEs, स्मॉल साइज्ड एंटरप्राइजेस। ये कुछ स्टैंडर्ड रिवाइज किए हैं उनके लिए ताकि स्मॉल बिजनेस के ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो। तो ये है रिवाइज्ड AFRS नहीं IFRS, रिवाइज्ड IFRS फॉर SSEs। SSEs का मतलब है स्मॉल साइज एंटरप्राइजेस। ओके, अगले सफे पे आकर MCQs करें। MCQ नंबर 1, a private company has paid up capital of 80, sale of 900 and 525, sale of 80 million, sale of capital of sale of एम्प्लॉइज ऑफ 525। जी बोलें, हाउ इट शेल बी क्लासिफाइड। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है ये, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है। नो, कौन सी, मीडियम साइज्ड। अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, अ पब्लिक, इधर देखें, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, कैपिटल ऑफ, कैपिटल 80, टर्नओवर ऑफ 1200 एंड एम्प्लॉइज 225। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा बनाया उसने जरा सा जी। हमें लग रहा था 80 है तो इधर होगी, नो 80 से कम है, 200 से कम है। 80 लग रहा था, 80 से इधर 525 से भी इधर लग रहा था, लेकिन 225 से, सॉरी 225 से भी इधर लग रहा था। और आगे सेल क्या है, 1200 मिलियन। 1200 मिलियन का मतलब होता है 1.2 बिलियन। 1200 मिलियन का मतलब होता है 1.2 बिलियन, ये कल बताया था 1.2 बिलियन। अब बता दें कि ये वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, तीनों का कम होना जरूरी था। यस यस, तीनों का कम होना जरूरी था, तो तीनों कम है। इधर आए, तीनों में से एक ज्यादा है, आप दोबारा सुने, तीनों कम है, तीनों में से एक ज्यादा है और लगा हुआ दरमियान में। अब बता दें किस बुनियाद पे डिसाइड होगा कि ये लार्ज साइज कंपनी है। सर्कल लगा लें 1200, 1200 की बुनियाद पे डिसाइड होगा कि ये कौन सी कंपनी है, लार्ज साइज कंपनी। ओके, नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ MCQ नंबर 5, विच शेड्यूल ऑफ कंपनी ला लिस्ट द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन कंपनी साइज। कौन सा शेड्यूल ऐसा है जो कंपनी साइज की बुनियाद पे कंपनीज को अलग अलग करता है। भाई थर्ड ही तो बताता है किस पे फोर्थ और फिफ्थ लगना है। कौन सा शेड्यूल ऐसा है जो कंपनीज की ब्रॉड क्लासिफिकेशन करता है। असल में आपने हेडिंग नहीं पढ़ी थी पेज 1 पे, पेज 1 पे थर्ड शेड्यूल की हेडिंग नहीं पढ़ी थी। क्या हेडिंग थी, क्लासिफिकेशन ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर सेल, देयर एम्प्लॉइज इन देयर कैपिटल, उसकी बुनियाद पे क्लासिफिकेशन है कंपनीज। तो ये कौन सा शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल।
अर्थ लिमिटेड इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी। आप इधर गए, अर्थ लिमिटेड इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी, बट अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल इट इज पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। आज सफा पलटे, सफा पलटे, इसमें से नहीं है, इसमें से नहीं है, सफा पलटे, पेज 2 पे आए, क्या लिखा हुआ है, पेज 2 पेज 2, इट इज पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, 1 का बी है, इट इज पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। ये सेल वाले के चक्रों में नहीं डाला, ये नॉन लिस्टेड ना ये वाली है ना ये वाली है, बल्कि कौन सी है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। अच्छा, बैंक को इस क्राइटेरिया से गुजारेंगे, बैंक को नो, इंश्योरेंस कंपनी को इस क्राइटेरिया से गुजारेंगे, नो। इंश्योरेंस कंपनी और बैंक लार्ज साइज और मीडियम साइज कहे जाएंगे या हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कहे जाएंगे, चाहे नॉन लिस्टेड ही क्यों ना हो, चाहे नॉन लिस्टेड ही क्यों ना हो। यही तो बता रहा हूं, सफे के टॉप पे देखें, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनी। अगर नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट है तो ना लार्ज है, ना मीडियम है, ना स्मॉल है। दोबारा सवाल पढ़ें, अर्थ लिमिटेड इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी बट अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल इट इज पब्लिक इंटरेस्ट। अब आए, इट इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी बट अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल इट इज पब्लिक इंटरेस्ट, बट अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल इट इज पब्लिक इंटरेस्ट। देन व्हाट विल हैपन, विच शेड्यूल ऑफ कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल टू इट। ओहो, जिसने लॉर्ज और उधर गया उसने भी 5th ही वैसे पहुंचना था, कोई मसला नहीं, लेकिन इन एनी केस लकीली सही नतीजे पे पहुंचे। ये 5th है, कौन सा वाला 5th, 1B वाला, 1B पिछले सफे पे 1B लगेगा ना इस पे। अच्छा, पेज 2 के एंड पे नोट है, पेज 2 के एंड पे नोट है, क्लासिफिकेशन शैल बी बेस्ड ऑन, ये सेल वगैरह किस साल की देखनी है, 5 साल पुरानी या पिछले साल की। अगले सफे पे आए, क्लासिफिकेशन कैन बी चेंज वेयर इट डज नॉट फॉल अंडर द प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर 2। क्लासिफिकेशन बदली जा सकती है अगर 2 साल मुसलसल इस क्राइटेरिया पे ना रहे। कोई कंपनी 2 साल मुसलसल मीडियम नहीं रही तो उसको किस में डाल दें, स्मॉल में। 2 साल मुसलसल अगर इस क्राइटेरिया से नीचे गिर जाए, असल में ऐसा होता है 1 साल आप क्राइटेरिया लगाते हैं, दूसरे साल आप क्राइटेरिया लगाए बगैर उसी को यूज कर लेते हैं, तीसरे साल आप देखते हैं पिछले 2 साल क्या क्राइटेरिया लाए। अगर दोनों साल फेल हो रहा है क्राइटेरिया तो फिर आपकी मर्जी, अब आप दूसरे क्राइटेरिया में गिरा दें। ये आपसे नहीं पूछेगा खास, इसको छोड़ें। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कौन से होने चाहिए, मीन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एवरेज मतलब जो आ रहे हैं जा रहे हैं सबको काउंट करके फिर आप एवरेज निकालें। एवरेज निकालना भी आपके सिलेबस में नहीं। द क्लासिफिकेशन कैन बी चेंज्ड वेयर इट डज नॉट फॉल अंडर द प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अच्छा जी, पहले साल कंपनी मीडियम है, अब दूसरे साल चली गई स्मॉल में, लेकिन आपने कहा कोई मसला नहीं, मेरी सेल बेहतर होगी, मीडियम में ही रहे आप, कोई मसला नहीं, गवर्नमेंट को बताते रहे मैं मीडियम हूं। तीसरे साल फिर आपने देखा यार मेरे पे क्राइटेरिया तो स्मॉल का लग रहा है, आपने कहा हो, अब गवर्नमेंट को कहते हैं यार मैं मीडियम ही हूं, मेरी सेल इंशाल्लाह बेहतर होनी है। आपको याद है पिछले से पिछले साल मेरी सेल बेहतर थी, अब मुसलसल 2 साल गुजर गए हैं और आप उस मीडियम के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने आप को मीडियम कह सकते हैं क्योंकि आपको उम्मीद है आप मीडियम में वापस आ जाएंगे। अब 2 साल गुजरने के बाद जो अगला साल आएगा उसमें अब आप बाउंड है। अब गवर्नमेंट आपसे पूछेगी भाई पिछले 2 साल से आप कह रहे हो हम मीडियम बन सकते हैं लेकिन हो नहीं, अब आपको हम आज के बाद स्मॉल ही कहेंगे। तो मुसलसल 2 साल अगर इस थ्रेश होल्ड से आप बॉर्डर से नीचे गिर जाएं तो आप क्राइटेरिया बदल सकते हैं। ओके, आज पेज 1 पे, पेज 1 पे पॉइंट 2 टिक करें, सॉल्व क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 2 खोलें जी, किताब खोलें। थ्योरी काफी हो गई है, जरा न्यूमेरिकल करते हैं।
जी पेज नंबर 502। क्वेश्चन नंबर 2, पेज 502, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर, नॉट बाय फंक्शन, बाय नेचर। बाय फंक्शन क्या होता है वो आप सफे के टॉप पे लिख लें, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस एडमिन सेलिंग, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस एडमिन माइनस सेलिंग, वही जो हम करते हैं, माइनस फाइनेंस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस एडमिन माइनस सेलिंग माइनस फाइनेंस कॉस्ट इज इक्वल टू पीबीटी। ये कौन सा मेथड है? इस मेथड का नाम लिखें जो हम करते हैं आज तक, एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय फंक्शन। फंक्शन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 3 फंक्शंस हैं, फैक्ट्री है, एडमिन डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, इसको कहते हैं फंक्शंस। आज क्या पढ़ने लगे हैं? एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर। जी फॉर्मेट देख लें प्रॉफिट लॉस का। सेल्स, चेंजेस इन इन्वेंट्री, स्टाफ कॉस्ट्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस। ये जो आज नया मेथड है, अदर एक्सपेंसेस। पीबीटी लेस टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एड ओसीआई, एड ओसीआई। जी कॉस्ट ऑफ सेल की सैलरीज कहां आएंगी? स्टाफ कॉस्ट में। एडमिन की सैलरीज स्टाफ कॉस्ट में, समझे? पहले सेलिंग की सैलरीज, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, प्लांट की डेप्रिसिएशन, एडमिन की डेप्रिसिएशन। इसको कहते हैं नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड। नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड सिर्फ 3 चीजें फेस पे मांगता है, स्टाफ कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, चेंजेस इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या चेंज है? इन्वेंट्री के चेंज का मतलब होता है ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस। चेंज इन इन्वेंट्री आपने पढ़ी होगी कैश फ्लो में। कैश फ्लो में पढ़ा होता 3 चीजें आती थी, इंक्रीज डिक्रीज इन डेटर, इंक्रीज डिक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब होता है चेंज इन इन्वेंट्री। अदर एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट यहां आएगी। अदर एक्सपेंसेस में वो तो आएंगे जो आते थे, वो हमारे दूसरे थे, वो था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और एबनॉर्मल लॉस और डोनेशंस, वो बोले तो आएंगे। आज इनके अलावा बाकी सारे खर्चे इधर आएंगे, एडवर्टाइजमेंट, लीगल चार्जेस। हालांकि एडवर्टाइजमेंट जाता है एडमिन में, नो सेलिंग में, और लीगल चार्जेस जाते हैं एडमिन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये भी यहां आएगा। यानी सारे खर्चे अदर एक्सपेंसेस में आएंगे सिवाय सैलरीज और डेप्रिसिएशन के,
सैलरीज और डेप्रिसिएशन के अलावा सारे खर्चे अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। तो आज अदर एक्सपेंसेस से मुराद वो वाले अदर भी हैं जो पहले हम अदर कहते थे, और वो सारे हैं जो सैलरी और डेप्रिसिएशन के अलावा है। सारे खर्चे इधर आएंगे, कैरेज आउट भी इधर आएगा, सारे बिजनेस के एक्सपेंस इधर आएंगे। सबसे बड़ी फिगर होगी अदर एक्सपेंसेस। लेट्स स्टार्ट। 5-7 मिनट लगेंगे सवाल करने में। भाई सवाल का सॉल्यूशन बांट दे, नोट करने का टाइम नहीं देना इनको। मोहतरम सवाल का सॉल्यूशन बांटे, हैंड रिटन सफा पेज नंबर 10। क्या? हाँ, अदर इनकम उधर ही शो कर दो, इधर शो कर दो, ऐड अदर इनकम, पीबीटी से ऊपर शो कर दो, ऐड अदर इनकम। जी भाई ये सेकंड रो में चलें भाई, अब नोट्स को उल्टा करके रखते हैं और आप पहले सॉल्यूशन देखें। सवाल पढ़ने पहले सारा। पेटेंट ये क्या चीज है? इंटेंजिबल्स। इस रो में दे दो 2 एंड पे। अच्छा पेटेंट, सवाल पढ़े सवाल पढ़े। वर्क इन प्रोग्रेस कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग ओपनिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग एट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, सेल, स्टाफ, अकोमोडेशन। इन्वेंट्रीज कौन सी है? ओपनिंग ओपनिंग। कंसल्टेंसी फीस, डायरेक्टर सैलरी, कंप्यूटर अकोमोडेशन। डिविडेंड पे ड्राइंग की तरह, ये बड़ा अच्छा ट्रायल है। इस डिविडेंड को क्या करना है? डिविडेंड पेड को क्या करना है बताया था। ड्राइंग कहां नजर आती है? ड्राइंग इंट्रो की क्लास में। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो डिविडेंड पेड कहां नजर आएगा? डिविडेंड पेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर नजर आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस होता हुआ। डिविडेंड उसी तरह नजर आएगा। ये पेड कौन सा वाला डिविडेंड होगा? कैश डिविडेंड होगा या बोनस कैश? इसकी एंट्री क्या होगी? डिविडेंड नहीं 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 नहीं, वो तो रिटेन्ड अर्निंग इसकी क्लासिफिकेशन है ना। इसकी एंट्री क्या होगी? डिविडेंड डेबिट पेएबल। पेएबल क्यों नहीं नजर आ रहा ट्रायल में? क्योंकि साल के दरमियान में अनाउंस होगा, पेएबल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होकर 0 हो गया होगा। सिर्फ डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? डिविडेंड। इस डिविडेंड को कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे एक्सपेंसेस के तौर पे, या स्टेटमेंट इन इक्विटी में शो करेंगे? अच्छा नेक्स्ट, कैश, डेटर, ट्रेड पेएबल, सन्ड्री एक्सपेंसेस, अकोमोलेटेड प्रॉफिट्स। कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग स्टॉक आ रहे हैं, फिनिश गुड के, वर्क इन प्रोग्रेस के। पेटेंट की लाइफ आ रही है पॉइंट 2 में। बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आ रहा है, और इज टू बी क्रिएटेड लिखा हुआ है पॉइंट 4 में, क्योंकि ये डिस्क्लोजर्स का सवाल नहीं है, ये फाइनल अकाउंट का नॉर्मल सवाल है जिसमें सारी रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट्स हैं। और देयर इज एस्टिमेटेड बिल फॉर करंट टैक्स, और करंट टैक्स आ रहा है 120 का। डेट हैज येट नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। ओके, मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं, बैलेंस शीट आपने खुद बनानी है। जी जी ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है, और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट पे। अच्छा, सेल रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है? आपने सेल रिकॉर्ड की, कोई सेल रिकॉर्ड नहीं थी, आपने सेल रिकॉर्ड की। सेल रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है? अच्छा, परचेज रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है? परचेज रिकॉर्ड करने से हाँ, सेल रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट
परचेज रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट। परचेज और ओपनिंग स्टॉक एक तरह की चीज है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, इसलिए सेल और परचेज से लॉजिक सोचनी आसान है, फिर उस लॉजिक को यहां लगा देते हैं ताकि पेपर में टाइम बचे। सेल से चलें, सेल बढ़ने से प्रॉफिट, सेल रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट, परचेज रिकॉर्ड करने से, परचेज से मिलती जुलती चीज, ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट। अच्छा, अगर ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होता है तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट बढ़ता है। ये रूल हमने इससे निकाल लिया। लेकिन अगर ऐसे ही आप कहें जी सोचना है तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जिस तरह मैंने सोचवाया उस तरह भी ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग थी वो भी। अच्छा, जी प्रॉफिट कितना हो गया 6। अब ओनर आया, ओनर ने कहा ओए पागल तुझे नजर नहीं आता? मैंने कहा सर ये देखें सारा स्टॉक बिक गया है। वो देख ऊपर, ओ सर वो बोरी पड़ी हुई थी मुझे नजर नहीं आई, सॉरी। एक क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करें, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा? बढ़ गया। तो इस बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन राइट डाउन दिस रूल, फिर शुरू करते हैं। असल में ना ये फिगर जो निकालनी है ना ये थोड़ी टेक्निकल होती है, इसके लिए ये समझाया जा रहा है। इसको हम वर्किंग में निकालेंगे। आज का होमवर्क बड़ा अच्छा, डिस्क्लोजर्स का एक सवाल है होमवर्क में दिया हुआ। अच्छा जी शुरू करें। पेटेंट राइट, ये कहां जाना है? बैलेंस शीट में। मैं सिर्फ क्या बना रहा हूं? वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक, ये कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हुए, लेकिन आज तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलने दी। वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक यहां आने, लेकिन मैं वर्किंग कर लेता हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? कम होगा। कितने से? 125। चलें जी अभी पोस्ट करते हैं। बिल्डिंग एट कॉस्ट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, सेल्स। अच्छा सेल में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी? अदर इंफॉर्मेशन आप पढ़ाएं। सेल में कोई एडजस्टमेंट नहीं। 1740। स्टाफ कॉस्ट, सैलरीज होती हैं ये कितनी? 260। अकोमोडेशन, इन्वेंट्रीज ओपनिंग, अकोमोडेशन है ना, ये तो बैलेंस शीट की चीज है। इन्वेंट्रीज ओपनिंग 155, ओपनिंग फिनिश गुड्स रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कितने से? 155। कंसल्टेंसी फी, कंसल्टेंट हमारा एम्प्लॉय होता है जो थोड़ी देर के लिए आता है, इसलिए स्टाफ कॉस्ट में नहीं डाल सकते। वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए स्टाफ कॉस्ट में नहीं डाल सकते, थोड़ी देर के लिए आता है। सारे खर्चे जो यहां ना डाल रहे हो वो अदर एक्सपेंसेस में। 44। डायरेक्टर सैलरी, सैलरी स्टाफ कॉस्ट, स्टाफ वो है नहीं लेकिन बस इसको स्टाफ कॉस्ट में डालते हैं सैलरी होने की वजह से। कंप्यूटर अकोमोडेशन, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं आता। अच्छा डिविडेंड कहां जाता है? देखिए इधर, डिविडेंड पेड इधर लेस नहीं होता, पैट में से
लेस होता है जाके, और वो भी कहां, आज के बाद नहीं भूलना चाहिए आपको डिविडेंड पेड कहां आना चाहिए। डिविडेंड पेड यहां पीबीटी में से लेस कर दें, नहीं पैट में से यहां भी लेस ना करें, फेस पे लेस ना करें, चेंजेस इन इक्विटी में जाके लेस करें, क्योंकि डेबिट साइड पे आ रहा है, लेस ही करना है, खर्चा नहीं है, तो रेलिवेंट जगह पे जाके लेस कर दें। नेक्स्ट, कैश, डेटर, क्रेडिटर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 294। क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश्ड गेम्स, कोई गेम्स बनाते होंगे हम, उसकी क्लोजिंग गेम्स बना के बेचते होंगे, सॉफ्टवेयर बना के बेचते होंगे, वैल्यूड एट 180 मिलियन। जी भाई, क्लोजिंग फिनिश गुड रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट जी 180। नेक्स्ट, क्लोजिंग वर्क इन हैज इंक्रीज टू, तो क्या करें, ना 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 ना, इंक्रीज बाय तो नहीं लिखा हुआ ना, इंक्रीज बाय नहीं लिखा हुआ, इंक्रीज टू लिखा हुआ है, हमारी वाली रिक्वायर्ड फिगर दे रहा है। अगर इंक्रीज बाय लिखा होता ना यहां, फिर देखें क्या करते, पिछले सफे पे आए, ओपनिंग स्टॉक बताएं, फिर 125 में 140 जमा करते और फिर क्लोजिंग निकलता, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज टू मींस ऑलरेडी क्लोजिंग, परेशान करने के लिए ऐसे लाइन डाली, ऑलरेडी क्लोजिंग 140, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रिकॉर्ड। नेक्स्ट, पेटेंट्स रिलेट टू कंप्यूटर विद अ 3 year लाइफ स्पैन, पेटेंट की लाइफ 3 साल है। पिछले सफे पे आए, पेटेंट की बताएं मुझे, अमोर्टाइजेशन निकालनी है ना, कैसे निकालें, 60 डिवाइडेड बाय 3, एंट्री क्या होगी, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में जाके अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, डबल एंट्री पोस्ट होगी ना। अच्छा जी, ऑन यकम जनवरी 15, रुक जाएं, साल के शुरू में कल वाला टेस्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, और आपने एग्जाम एटमॉस्फेयर में बैठ के करने की कोशिश करनी है, और रिकॉर्ड टाइम के अंदर करने की कोशिश करनी है। रिकॉर्ड टाइम में आपने 50% मार्क्स गेन करने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आप उसमें 50% मार्क्स गेन कर लेंगे, और ये देखना है कि सवाल किस पैटर्न के ऊपर आया है। ओके, ऑन यकम जनवरी 2015 बिल्डिंग्स वर रीवैल्यू टू 360 मिलियन, बड़ा अच्छा टेस्ट बन गया, बड़ा जबरदस्त है। ऑन यकम जनवरी 15 बिल्डिंग्स वर रीवैल्यू टू 360 मिलियन, बिल्डिंग्स 360 मिलियन पे रीवैल्यू हुई। रुक जाएं, रिवैल्यूएशन साल के शुरू में है, साल के एंड पे है, दो एहतियातें बता दें, पहले रिवैल्यू करेंगे फिर डेप्रीशिएट करेंगे। रिवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बता दें, कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ, वो तो तब होता जब साल के एंड पे रिवैल्यू होता। इस साल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करेंगे, नो, रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ये एहतियात बताई थी आपको। किसी दिन आपने एक गो में बैठ के फाइनल अकाउंट के सारे सवाल करने हैं जो क्लास में कराए गए हैं, किसी दिन आ रहा है परसों। ओके, ऑन यकम जनवरी 15 बिल्डिंग्स पर एक गो में करते हैं तो बातें समझ आती हैं, पहली 2 क्लासों में ये बात हुई थी। ऑन कल से आईएएस सेट शुरू होना है, आईएएस सेट के लिए आपने नींद पूरी करके आनी है। आईएएस सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कभी कभी आई के 20 से 22 नंबर का सवाल दे रहा है, फाइनल अकाउंट से भी उसकी इंपॉर्टेंस आगे निकल गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। पूरी अकाउंटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लोग उसे कहते हैं आईएएस सेट। ऑन यकम जनवरी 2015 बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड, कल हम जो सवाल करेंगे उसमें पिछले 3 साल की जो गलती हुई है वो पकड़ी जाएगी और उसको इस साल सही करना सीखेंगे। ऑन यकम जनवरी 2015 और अगले सारे टॉपिक में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की रिवीजन है। अगले 8-9 दिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की रिवीजन होगी। ऑन यकम जनवरी 15 बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड टू 360, दिस हैज नॉट येट बीन रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स, ठीक है। कंप्यूटर्स आर डेप्रिशिएटेड ओवर, बिल्डिंग्स आर नाउ टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर, बिल्डिंग्स को अब डेप्रिशिएट करना है कितने सालों पे,
आर नाउ टू बी डेप्रिशिएटेड का क्या मतलब है? देख रहे हैं आप सवाल की तरफ अगर आए में, आर नाउ टू बी डेप्रिशिएटेड का क्या मतलब है? रिमेनिंग लाइफ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं अजीब अजीब बातें करते हैं, ऐसे मिसाल के तौर पे, असलम तुम्हारा क्या हाल है? असलम से मिले, असलम तुम्हारा क्या हाल है? अच्छा अम्मी मैं आ रहा हूं। हाँ असलम, वो मैं तुमसे बात कर रहा था कि, अब बीच में उसने एक बात डाल दी ऐसे ही, तो हमारा फोकस हट गया। ये देखिए इसने क्या बोंगी मारी है, पहली लाइन बिल्डिंग की, दरमियान वाली लाइन कंप्यूटर की, फिर आखिरी लाइन बिल्डिंग की। ओ भाई तू दूसरी, ऑन यकम जनवरी 15 बिल्डिंग वर रीवैल्यू टू 360, दिस हैज येट नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स। वो कंप्यूटर ना भूल जाए मुझे, कंप्यूटर्स की लाइफ 5 साल है। अच्छा मैं बिल्डिंग की बात कर रहा था, बिल्डिंग्स आर नाउ टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर, बिल्डिंग्स अब कितने सालों में डेप्रिशिएट करनी है? आर नाउ टू बी का मतलब बता दें, रिमेनिंग लाइफ या टोटल लाइफ? रिमेनिंग लाइफ गिवन है, ठीक है जी। अब रिवैल्यूएशन की पूरी कैलकुलेशन आपने घर में करनी है। आज मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं डेप्रिसिएशन निकालने का। मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए सिर्फ, क्या करूं, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ये किसकी डेप्रिसिएशन आ गई? बिल्डिंग की। अगली डेप्रिसिएशन किसकी चाहिए? कंप्यूटर की लाइफ बताएं। भाई परेशान हो रहा है कि पिछले सफे पे ट्रायल में बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है 300 और वो सारा दिया हुआ है। आप घर जाके पूरा रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाएंगे और चेक कीजिएगा, आपकी यही डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। तो मैंने जरा शॉर्टकट यूज किया है। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट आपको बनाना आता है? ये सुने बेल। अच्छा सुन, कंप्यूटर्स आर डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years। कंप्यूटर की कॉस्ट बताएं 50। कितने सालों में डेप्रिशिएट करना है? अच्छा आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि जी पेपर में हम भी ऐसा कर सकते हैं, इतने सवाल चल रहे थे, कभी आपने ये चीज़ हमें बताई नहीं। हम तो एडमिन की अलग वर्किंग खोलते हैं, सेलिंग की अलग वर्किंग खोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल की अलग वर्किंग खोलते हैं। भाई ऐसा भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। आप टाइम सेव करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ जिन सवालों में नोट मांगे हों तो उन सवालों में प्रॉपर नोट बनेगा, फिर आप इसे इधर नहीं करेंगे सारा नोट इधर, फिर आप नोट 1, नोट 2, नोट 3। अगर नोट नहीं मांगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। एडमिन सेलिंग की वर्किंग खोलना कोई जरूरी नहीं है, कोई फर्ज नहीं है। ओके, कंप्यूटर्स भी डेप्रिशिएट हो गए। अलाउंस फॉर बैड डेट इज टू बी क्रिएटेड, अलाउंस का क्या मतलब है? अंदाजा। अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट। इरिकवरेबल से परेशान ना हो, भाई आंखें बंद करके क्या सोच रहे हैं? इरिकवरेबल से परेशान ना हो, लेफ्ट साइड पे देखें अलाउंस लिखा हुआ है। अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5%। जी ट्रायल के फेस पे जाएं और प्रोविजन का ब्रॉड डाउन बताएं। नहीं है, चलें ठीक है, मजबूरन ब्रॉड डाउन 0। अलाउंस टू बी क्रिएटेड एट, जी ट्रेड डेट्स बताएं कितने, इंटू 5%, 21। सारे ऊपर देखें, रिटर्न ऑफ बैलेंसिंग आ रहा है या बैड डेट एक्सपेंस बैलेंसिंग आ रहा है? रिटर्न ऑफ बैलेंसिंग आ रहा है या एक्सपेंस? एक्सपेंस। IAS 12 पढ़ा हुआ है आपने, बैड डेट एक्सपेंस बैलेंस। जी इसको सेलिंग में लेके जाते हैं, एडमिन में, सेलिंग में, लेकिन आज सेलिंग एडमिन का कोई चक्कर नहीं है। इसको कहां ले जाएं? अदर्स में। करंट एक्सेस 120, डेफर्ड का डेटा नहीं दिया उसने, 120। सवाल की रिक्वायरमेंट गौर से पढ़नी है,
और दाएं बाएं खड़े होकर बाहर निकल के लोग बातें कर रहे होंगे, तूने रिक्वायरमेंट सही तरह नहीं पढ़ी, बाय नेचर लिखा हुआ था, बाय फंक्शन लिखा हुआ था, तू कैसे कर आया। आप चुप करके गुजर जाएंगे और जाके अगले पेपर की तैयारी करेंगे और आप कहेंगे मैं रिलैक्स हूँ, मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ ली थी। अगला पेपर आपको पता है कि वो मरने के बाद वाले, क्योंकि FR2 का आखिरी पेपर होता है शाम को। ओके, FR2 लॉ इकट्ठा उठाया इसलिए बोल रहे हैं। ओके जी, हैंड नोट्स निकालें आज वाले। पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 निकालें। जी मोहतरम, पेज 10 पे मुझे बताएं, हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 10। हमारे अभी के 15 मिनट शायद सारी 12-13 क्लासेस पे भारी हैं। आज हम पास पेपर के सवालों की रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे। बिफोर डैट बिग पिक्चर देख लें, तरतीब से चलना है। जो मैं आपको ओपन करूंगा वो अपने ओपन करते रहने किताब में। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन असल नाम है इसका, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आज फर्स्ट टाइम आपको बताने लगा हूं सब नोट्स होते हैं। लीगल स्टेटस एंड नेचर। लीगल स्टेटस क्या, पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या कंपनी है। और नेचर, नेचर का मतलब नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बना के बेचते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बेसिस ऑफ प्रेपरेशन लिखें एज पर IFRS एंड कंपनी लॉ। बेसिस ऑफ प्रेपरेशन IFRS एंड कंपनी लॉ। बेसिस ऑफ मेजरमेंट, इसके ऊपर हम कॉस्ट रिवोल्यूशन मॉडल की डिस्कशन करते हैं। बेसिस ऑफ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। और अदर नोट्स, अदर नोट्स बहुत सारे हो सकते हैं, अदर नोट्स बहुत सारे हो सकते हैं। IS 16 का, IS 12 का, लीज का, अदर नोट्स बहुत सारे हो सकते हैं। जी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स के हिस्से बता दें। 5, लीगल स्टेटस एंड बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, अदर अकाउंटिंग पॉलिसीज आज तक आपको कभी नहीं पढ़ाई, आज फर्स्ट टाइम हम पढ़ने लगे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर लिखें, रेफर बुक पेज नंबर  किताब निकालें। पेज नंबर 380, 380। जी स्टार्ट विद पेज 378। आज आप घर जाके पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करके नहीं देख रहे, इस वजह से मजबूरन ये सफ़े खोलने पड़े हैं। ये सफ़े खोलने के बाद मैंने सवालों की रिक्वायरमेंट्स पढ़नी और आपने मुझे बताना है उन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है। पेज 378, पेज 378 पे मुझे बताएं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? यस, मैंने 14 के अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, आगे प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है अगले सफे के एंड पे, पेज 379। अगले से अगला नहीं मैं कह रहा, अगला सफा पेज 378 पे, पेज 379 अगले सफे पे बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस आपने देख लिया। अब अगले सफे पे आए,
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनी हुई है। यहां से हमारे क्या शुरू हो रहे हैं, नोट्स। अब अगर हैंड रिटन सफा सामने रखें तो नोट 1 पढ़े, उसमें क्या आता है हैंड रिटन सफे में, लीगल स्टेटस एंड, इसको पेपर में कैसे लिखना है ये पढ़ें। नंबर 1, लीगल स्टेटस एंड नेचर। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। द कंपनी इज प्रिंसिपली इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ, ये हो गया लीगल स्टेटस एंड नेचर। ओके, हैंड रिटन नोट्स में आए। दूसरा क्या, मोटी मोटी बातें पहले बता देना, कंपनी का इंट्रोडक्शन, इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन कंपनी का जी। बेसिस ऑफ these financial statements have been prepared in accordance with the approved accounting standards as applicable in and requirement of Companies Act 2017 कर लें, and requirements of Companies Act 2017। Three, basis of measurement. These financial statements have been prepared under the, except for certain non-current assets which are carried at revalued amount. Next is significant accounting, ये 4.1 से लेके 4.12 तक, 4.1 से लेके 4.12 तक, never tested by ICAP but can be tested anytime, never tested by ICAP but can be tested at any time, किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे, मे बी दिस अटेम्प्ट, मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट, मे बी उससे अगली अटेम्प्ट, कभी भी टेस्ट हो सकती हैं। These are called as significant accounting policies. अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, अंडरलाइन करें, IS 8 का लफ्ज लिखें। अकाउंटिंग पॉलिसीज हम IS 8 में पढ़ेंगे क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज वो रूल्स होते हैं, लिखें रूल्स एंड कन्वेंशंस फॉलोड बाय अकाउंटेंट्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर रूल्स एंड कन्वेंशंस फॉलोड बाय अकाउंटेंट्स। ओके, अकाउंटिंग पॉलिसीज, पीपीई की अकाउंटिंग पॉलिसी में पढ़ा हूं इस ऑर्गेनाइजेशन की। पीपीई एक्सेप्ट लैंड are stated at cost less account deduction and impairment loss. Land is stated at revalued amount. Deduction is charged on straight line WDV method by applying relevant rate. Gain loss is recognized in profit। और ये अकाउंटिंग की पॉलिसी है हमारी, कि अकाउंटिंग की कन्वेंशन है, अकाउंटिंग के रूल्स हैं कि फिक्स एसेट बेचने पे गेन लॉस कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। 2-3 लाइनें कोशिश करके याद कर लीजिएगा। अच्छा, इनटेंजिबल्स की अकाउंटिंग पॉलिसीज मुझे बताएं। आखिरी दिन मैंने आपको इंटेंजिबल की अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़वाई थी। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, एज फॉर एज द इंटेंजिबल्स आर कंसर्न्ड, इफ डेवलपमेंट मीट द फॉलोइंग 6 क्राइटेरिया देन वी कैपिटलाइज द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज अवर अकाउंटिंग पॉलिसी। The website life should be considered as shorter. वेबसाइट की लाइफ मैंने कहा था कम से कम रखनी है। It is our accounting policy। ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको अपनी पॉलिसी बना लिया और उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। स्टॉक इट वैल्यूड एट FIFO बेसिस, इट इज माई अकाउंटिंग पॉलिसी कि स्टॉक को मैं FIFO पे रख रहा हूं। दूसरी कंपनी कहती है स्टॉक इज वैल्यूड एट वेटेड एवरेज बेसिस, इट इज माई अकाउंटिंग पॉलिसी। एवरी आइटम हैज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। हर लाइन आइटम की अपनी एक अकाउंटिंग पॉलिसी होती है जो हमने यूजर्स को इंग्लिश में लिख के बतानी होती है। पढ़े आगे। एसेट सब्जेक्ट टू लीज, दीज आर स्टेटेड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। लेसी एसेट किस पे रिकॉर्ड करता है, ये लिखा कहां हुआ है, स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में लिखा होने की वजह से हमारी क्या बन गई है, पॉलिसी। हम यूजर को लिख के बताएंगे ये हमारी क्या है, पॉलिसी। स्टॉक टैक्स, डेफर्ड पढ़ लेते हैं। डेफर्ड टैक्स इज अकाउंटेड फॉर यूजिंग बैलेंस शीट मेथड। हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच नहीं लगाते, हम बैलेंस शीट मेथड लगाते हैं। वो तो आईकैप के सवालों में कभी मजबूरन लगा लेते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच क्या होती है, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस। यूजर को बताएं सारा, आप कर क्या रहे हैं, सारी कहानियां सुनाएं। इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस शीट मेथड, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टेम्परेरी डिफरेंसेस और टेम्परेरी डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करके हम टेम्परेरी डिफरेंस निकालते हैं। इट इज माई पॉलिसी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सफे के एंड पे रेवेन्यू तब रिकॉर्ड किया जाता है जब चीजें डिस्पैच हो जाएं।
ये सारी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, कन्वेंशन है, सारे 12 पॉइंट्स आज आपने पढ़ने हैं। ओके, नाउ ये अकाउंटिंग पॉलिसीज कब पेपर में लिख के आनी है, कब नहीं लिखनी। एक बात सुन लें, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ नोट्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ नोट्स। जैसी अकाउंटिंग पॉलिसीज खत्म होती हैं, सबसे पहला नोट आता है, अब आप आगे ना देखें, सबसे पहला नोट आता है पीपीई का, फिर अगला नोट आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, लोकल इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स, फिर चलते चलते करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर नोट आता है स्टॉक का, स्टॉक के बाद नोट आता है ट्रेड डेटर्स का, वो कल आपको बनवाया था, ट्रेड डेटर का, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिलेटेड पार्टी, नॉन रिलेटेड पार्टी, अदर्स। डेटर्स के बाद चलते चलते जो है वो अगला नोट आता है कैश एंड बैंक का, वो भी एक सवाल में किया था, कैश इन सेविंग अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट रेंज फ्रॉम इतने टू इतने %, पास पेपर का क्वेश्चन 1 किया था। कैश एंड बैंक का नोट आता है। चलते चलते शेयर कैपिटल का नोट आता है, इशूड फॉर कैश, इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशूड फॉर बोनस। शेयर कैपिटल के बाद चलते चलते नॉन करंट लाइबिलिटीज का नोट आता है। फिर करंट लाइबिलिटीज में सिक्योरिटी डिपॉजिट, अमानत के तौर पे रखे हुए उनके नोट आते हैं। फिर एक सवाल किया था जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, फिक्स वाला सवाल, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस सेल का नोट बनाया था, डिस्काउंट्स वगैरह माइनस किए थे, कॉस्ट ऑफ सेल का बहुत लंबा नोट बनाया था, मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस वाला, फिर एडमिन का लंबा सा नोट बनाया था, डोनेशंस वगैरह का नोट बनाया था, सेलिंग का नोट बनाया था, और बताया था कि प्रोविडेंट फंड वगैरह एम्प्लॉयज को कितने दिए जाते हैं। ये सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग के नोट चलते रहते हैं, और सबसे एंड पे फिर टैक्स का नोट आता है, डेफर टैक्स। डेफर टैक्स के नोट के अंदर करंट टैक्स अलग से छोड़ दें उसको, डेफर टैक्स के अंदर 12 नोट, 12.1 रिकॉन्सिलिएशन। ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पिक्चर आपकी आंखों के सामने है। अब आगे चलें, ये सारे नोट्स चल रहे हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, कॉन्टिजेंसीज, पीपी, सीडब्ल्यूआईपी, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, स्टॉक, डेटर, एडवांसेस, कैश एंड बैंक, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अदर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, प्रोफेशनल सर्विसेज, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्स, ये सारे नोट्स बन गए। इसमें लीज का भी आ सकता है, इसमें IAS 38 का भी आ सकता है, ये सारी चीजें भी आएंगी। अब आप जाकर पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। आज आपको बिग पिक्चर पता चली है। अब आप जाके पहले सवाल के, आज कितने लोग पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे? कम से कम हेडिंग पढ़ लीजिएगा यार, कोई हेडिंग्स पढ़ लीजिएगा सारे नोट्स की। आदि आपको नहीं समझ आएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं चीजें, लेकिन एक स्ट्रक्चर पता चलेगा जी। पेज नंबर, पास पेपर क्वेश्चन 1, रिक्वायरमेंट्स पढ़ना शुरू करें। 464, क्या खूबसूरत रिक्वायरमेंट है। प्रिपेयर बैलेंस शीट, चलो जी, प्रिपेयर बैलेंस शीट, तरतीब से आए। साथ खोले माउस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपेयर बैलेंस शीट क्या बनाएंगे? पेज 378 और 379, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, पेज 378, 379। नई किताबें साथ रखें ताकि बात क्विक पकड़ें, जल्दी पकड़ें। पेज 378, 379, बैलेंस शीट बनाएंगे। एक नई किताब इधर दे दो, दोनों के पास पुरानी है मुझे लग रहा है। पेज 378, 379, बैलेंस शीट बनाएंगे। आगे चलें, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते रहें। अलॉन्ग विद द रेलेवेंट नोट्स शोइंग ऑल डिस्क्लोजर्स। आपने सर पकड़ लिया, आपने कहा, सर ने कहा था अकाउंटिंग पॉलिसीज इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ नोट। आपने कहा ये तो अकाउंटिंग पॉलिसीज भी लिखनी पड़ेंगी। आए 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 आए, पेज नंबर 380, पेज नंबर 380 पे 1 2 3 छोड़ें। 4 क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। इंग्लिश में हाँ अकाउंटिंग रूल्स बताते हैं क्या क्या फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद फिर बैलेंस शीट के नोट शुरू होते हैं, पीपी का नोट, डेटर का नोट, सारे नोट। लेकिन वी आर वेरी लकी, ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है नीचे, कंपैरेटिव फिगर्स, पिछले साल का डेटा नहीं चाहिए, एंड नोट्स ऑन पॉलिसीज आर नॉट रिक्वायर्ड। यही क्या हमेशा लिखता है, हमेशा लिखता है ये लफ्ज़ साइकिल, पॉलिसीज का नोट नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता होता है नोट में पॉलिसीज का नोट शामिल है। पॉलिसीज का नोट क्या है समझ आइए?
जो हमारी अकाउंटिंग की कन्वेंशंस हैं उनको इंग्लिश में लिख के बता देना, इट इज कॉल्ड एज पॉलिसीज का नोट। ये पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप डाउनलोड करेंगे ये 4-5 सफों पे होता है, खाली इंग्लिश लिखी होती है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, प्रिपेयर बैलेंस शीट along with the notes। बैलेंस शीट भी बनानी है, नोट्स भी बनाने हैं। showing all possible disclosures, comparative figure and notes are not required। लेकिन कौन से नोट? अकाउंटिंग पॉलिसीज के नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये कौन से हैं? 4.1 से 4.12 लिखा करें, 4.1 से 4.12 नहीं चाहिए। वो जो माउस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें 4.1 से 4.12 तक नहीं चाहिए। समझ आ रही है बात? ओके, पेज 468, क्या खूबसूरत सवाल है, बल्कि पेज 469 पे है ना, क्वेश्चन 4 जो हमने क्लास में किया था, क्वेश्चन 4 की रिक्वायरमेंट। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट एंड IFRS, प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रिपेयर प्रॉफिट और प्रिपेयर स्टेटमेंट इन इक्विटी, कंपैरेटिव फिगर्स एंड नोट्स ही नहीं रिक्वायर्ड। आप बताएं क्या मतलब है इसका? अब आपको कोई नोट नहीं बनाना, बल्कि जितना काम करना है वो वर्किंग में करना है। एडमिन भी वर्किंग में, सेलिंग भी वर्किंग में, पीपी भी वर्किंग में, डेटर्स भी निकालने हैं, कोई प्लस माइनस करने हैं वर्किंग में। एक नोट नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट जो वर्किंग शुरू होंगी तो W1 W2 आ रहा होगा या N1 N2 N3। तो बताएं नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं चाहिए या सिरे से नोट्स ही नहीं चाहिए? सिरे से नोट्स ही नहीं चाहिए। ओके, रिक्वायरमेंट 5 इन अकॉर्डेंस विद, चलें छोड़ें, कल पढ़ते हैं बाकी, टाइम हो गया।